नमस्कार मित्रों, जय हिंद। आज चक्रव्यूह में बात होगी एस जयशंकर साहब की, द ग्रेट डिप्लोमेट्स एंड पॉपुलर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एस जयशंकर जी की जब बात आती है तो केवल भारत तक सीमित नहीं रहती। दुनिया के विदेश मंत्रियों और जो फेमस डिप्लोमेट्स हैं उनसे कंपेयर किया जाता है। फिर भी जयशंकर जी सब पर भारी पड़ते हैं। आइए कुछ बात करते हैं अपने विदेश मंत्री जी की। अभी न्यूयॉर्क गए थे, आपको पता है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए थे और उनके साथ जयशंकर जी भी थे और कई मुद्दों पर यूनाइटेड नेशन में उन्होंने अपनी बात रखी। कुछ चीजों को मैं बताता हूं कि उन्होंने क्या बातें कही है। सबसे पहले मैं आता हूं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान को उन्होंने खूब लताड़ा है। सर, पाकिस्तान इसी के लिए शायद बना हुआ है। उन्होंने कहा कि देखिए, पाकिस्तान की जो आतंकवाद की नीति है ना, जो स्पॉन्सर्ड करता रहता है, पूरी दुनिया में बांटता रहता है रेवड़ी की तरह, वो कभी सफल नहीं होगी, ना हम सफल होने देंगे। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में दहाड़ते हुए कहा, पश्चिम देशों को भी उन्होंने हैसियत पर लाने की कोशिश की है और शायद दुनिया में एक ही फॉरेन मिनिस्टर है जो उतना ही पॉपुलर है जितना उसका प्राइम मिनिस्टर। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का विदेश मंत्री, दोनों की पॉपुलैरिटी दुनिया में सबसे अधिक है। पश्चिम देशों को लताड़ते हुए कहा कि एशिया में जो हालात हैं बहुत चिंताजनक हैं और इन हालात के पीछे आप लोग हैं। और कहा कि देखिए, विवाद होते हैं राष्ट्रों के बीच, लेकिन विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से हल ढूंढा जाना चाहिए और भारत हमेशा ही शांति के प्रति प्रतिबद्ध रहा है और ये प्रतिबद्धता भारत ने हमेशा निभाई है, कागजों में नहीं रही है। पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि ये आतंकवादी नीति को चलाने वाला देश है। ये दुनिया भर में दूसरों पर ये आवाज उठाता है। अभी आपने देखा पिछले वीडियो में इजराइल को आतंकवादी देश बता रहा था, नेतन्याहू का युद्ध अपराधी और आतंकवादी घोषित करने की मांग कर रहा था। ये पूरा का पूरा देश आतंकवाद में आकंठ डूबा हुआ है और दूसरों को ये उपदेश देता है। जयशंकर जी ने कहा कि देखिए, बातें अगर शांति की होती है तो अच्छी बात है, स्वागत होना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से अगर बात हो रही, ईमानदारी से काम हो रहा है, तब तो ये बातें ठीक है। अगर पाकिस्तान जैसा देश भी शांति की बात करे तो मैं समझता हूं कि शांति भी एक प्रकार से संकट में फंसी हुई है। और उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान को लताड़ा है, उन्होंने कहा कि जो कट्टरपंथ है पाकिस्तान का, इसी से उसकी जीडीपी मापी जाती है। उसकी जीडीपी पैसे से नहीं मापी जाती है, विदेशी मुद्रा भंडार से नहीं मापी जाती, उसके आतंकवाद से नापी जाती है कि कितना आतंकवाद कम हुआ, कितना आतंकवाद बढ़ा उस देश में, बराबर। और ये उसके कर्मों का फल है जो खुद भी भुगत रहा है। और दुनिया को वो कोई दोष ना दे, चाहे इजराइल हो चाहे जो, ये कहने का अधिकार पाकिस्तान को बिल्कुल नहीं रह जाता है कि वह दूसरों को उपदेश दे, क्योंकि उसे पहले अपने अंदर देखना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं करेगा तो दूसरों की जमीन का जो लालच उसके अंदर समाया हुआ है, इस दुष्टता को उजागर भी करेंगे और उसका दंड भी मिलेगा उसको। और ऐसे लोगों का मुकाबला किया जाना चाहिए। उन्होंने खुल करके फोरम पे कहा, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, आतंकवादी देश है, आतंकवाद को प्रमोट करते हैं, उनका मुकाबला करना देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान जो सीमा पार आतंकवाद भारत के विरुद्ध फैलाया हुआ है और पड़ोसी राष्ट्र कोई भी उससे खुश नहीं है, इवन जो तालिबान है, अफगानिस्तान है, वो भी उससे खुश नहीं है। और ऐसे देशों के साथ जो है उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जो एक आतंकवादी देश के साथ होता है। एक बात और उन्होंने बहुत जोरदार तरीके से कही है, पीओके पर उन्होंने कहा है कि ये प्रतिज्ञा लिया है भारत ने। उन्होंने कहा कि फॉरेन मिनिस्टर के नाते मैं कहना चाहूंगा, ये हमारी प्रतिज्ञा है और पीओके को लेकर के रहेंगे।
उन्होंने कहा किसे यकीन था 370 हटेगा, 370 हटा ना, 370। और ये बात उन्होंने खास तौर से दिल्ली विश्वविद्यालय में गार्गी कॉलेज में एक विश्व बंधु भारत का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें ये बात हाईलाइट विशेष रूप से किया था। चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि लोगों ने ये मान लिया था कि धारा 370 नहीं हटेगी, लेकिन धारा 370 हटी और एक दिन पीओके भी भारत में आएगा, ये देश का हिस्सा है और हर हालत में इसको भारत के साथ जोड़ा जाएगा। और उन्होंने कहा कि हम कोई भी परिस्थितियां आ जाए, हम विदेशी नियंत्रण को अपने देश की धरती पर कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये जो पीओके क्षेत्र है ये पाकिस्तान ऑक्युपाई एरिया है, पाकिस्तान एक विदेशी ताकत है, हम इसको बाहर करके ही दम लेंगे। ये उन्होंने बहुत जोर दे करके बात कही थी। एक बात और उन्होंने कहा था और मैं समझता हूं कि वो बहुत महत्वपूर्ण है, इंडिया सेकेंड एंड चाइना फर्स्ट की बात उन्होंने कही थी। नेहरू जी को कोट किया था, कहा था नेहरू जी कहा करते थे कि इंडिया सेकंड चाइना फर्स्ट, और यह बात इवन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की जो अस्थायी सदस्यता के मामले में चर्चा चल रही थी उस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा था। और उन्होंने कहा कि नेहरू जी को पास ये मौका था, उनसे कहा गया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आपकी सदस्यता मिलने वाली है, आपकी सदस्यता के लिए लोग तैयार हैं, सदस्य देशों ने सहमति दे दिया है। नेहरू जी कहा ने ये सदस्यता तो चीन को ही होनी चाहिए, और उन्होंने ये चीन को उन्होंने प्रस्तावित कर दिया और स्वयं का जो अपना था उसको पीछे कर दिया। ये जो सदस्यता ठुकराई थी जिसके लिए आज भारत इतने वर्षों से प्रयत्न कर रहा है, वो सहज रूप में भारत को मिलने वाली थी और नेहरू ने इसको आसानी से चीन को हैंडओवर कर दिया। ये चीन का प्रेम जो नेहरू का है, नेहरूबियन जो है पॉलिसी जो है वो कितनी घातक रही देश को, ये उन्होंने कोट करते हुए उन्होंने कहा है। और राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया है, विदेश मंत्री जी ने कहा, और ये खासतौर से जो भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे विदेश मंत्री जी, उन्होंने कहा कि हमारे जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, व्यक्ति को कड़ी मेहनत करने की जरूरत होती है, खटाखट से कुछ नहीं होता। खटाखट कह देने से लोगों की समस्याओं का समाधान अगर हो गया होता तो सरकारों की आवश्यकता क्या होती। क्या राहुल गांधी परिश्रम करते हैं देश के लिए, समाज के लिए, या खटाखट खाली एक साजिश रच करके, एक प्रोपेगेंडा फैला करके वो लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से घेरने का प्रयास किया। नेहरू टू राहुल गांधी, पहली से आखिरी पीढ़ी तक दफ्त को निशाना बनाया। यूनाइटेड नेशन में उस मंच से पूरी दुनिया को ललकारा है विदेश मंत्री जी ने, और कहा है कि दुनिया में बड़े पैमाने पर युद्ध और हिंसा हो रही है, वैश्विक समुदाय इसे उब चुका है, बड़े राष्ट्रों का ये जो खेल है, ताकतवर देशों का ये खेल है, ये बंद होना चाहिए और संघर्षों में तत्काल समाधान के मार्ग ढूंढने चाहिए। जयशंकर जी ने मंच पे ये बात को कहा कि ग्लोबल साउथ में विकास की योजनाएं पूरी तरह से पटरी पर उतर चुकी है और जितने भी ताकतवर देश हैं वहां सहमात का खेल खेल रहे हैं, अपनी ताकत, अपना प्रभुत्व, अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में लगातार लगे हुए, कोई किसी देश के विकास में सहयोगी नहीं बन पा रहा है। संवाद और सहमति की स्थितियां खत्म होती जा रही हैं, ना ही राष्ट्र संवाद कर रहे हैं आपस में, ना ही कोई सहमति बन पा रही। तनाव का माहौल है, युद्ध का माहौल है, संघर्ष का माहौल है, और चारों तरफ जो है असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और दुनिया में ये जो नाजुक स्थिति बनी है, ये हताशा की जो स्थिति बनी है, ये जो नए तरीके का ध्रुवीकरण देखने को मिल रहा है, ये निश्चित रूप से दुनिया के हित में नहीं है और इसके लिए बड़े राष्ट्र जिम्मेवार हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी प्रतिबद्धता के साथ बढ़ना चाहिए और कानून की प्रतिबद्धता का सम्मान सभी राष्ट्रों को करना चाहिए। खासतौर से चीन के बारे में ये बात उन्होंने कही थी
कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के निर्णय को भी चीन ने मानने से इनकार कर दिया था। ये मामला थोड़ा पुराना है, लेकिन साउथ चाइना सी में इस मामले पर बहुत विवाद आया था। जब आप कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, इंटरनेशनल लॉ नहीं मानेंगे, यूनाइटेड नेशन की बात को नहीं मानेंगे, तो मतलब क्या बन जाता है। इसलिए इस प्रतिबद्धता पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। और एक मामले में तो फ्रेंच एम्बेसडर को भी उन्होंने आईना दिखाते हुए डांट दिया। फ्रेंच एम्बेसडर जो थे वो जीन डेविड लेविटे थे, उन्होंने ब्रिक्स की बात छेड़ी। उन्होंने कहा ब्रिक्स की स्थापना पर उन्होंने कुछ सवाल उठाया, क्वेश्चन किया। आप जानते हैं कि ये जो यूरोपियन है, अमेरिका है, ये जो वेस्टर्न लोग हैं, ये चाहते हैं कि जो मॉडल हम डेवलप करें वही मॉडल श्रेष्ठ है, उसी मॉडल का लोग अनुपालन करें। दूसरे क्षेत्रों में मॉडल कैसे डेवलप हो जाएगा, एशिया में कैसे हो जाएगा, अफ्रीका में कैसे हो जाएगा, ये इनको समस्या होती है। जयशंकर जी ने कहा देखिए साहब, ऐसा है कि J7 नाम का एक क्लब आपने बनाया था 7 देशों का, हम लोगों को तो आपने घुसने नहीं दिया, हमने अपना दूसरा क्लब बना लिया, अब आपको क्यों मिर्ची लग रही है। ब्रिक्स से आपसे क्या लेना देना है, बिस्मिस्टेक से आपसे क्या लेना देना है, आसियान बन रहा है, सार्क इससे आपसे क्या लेना देना है। आपको जब जरूरत होती है आप क्लब बना लेते हैं, और जब यही काम एशिया में होता है, कुछ दूसरे कॉन्टिनेंट में होता है, तब आप लोगों को परेशानी होती है। और उनका मैं इस बात से हैरान हूं कि आप लोग ब्रिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिक्स के बारे में बात करने का मतलब क्या है पश्चिम जगत का? आपका उसमें कोई रोल तो है नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपसे कोई नुकसान भी नहीं है। एशियाई देशों का, और उसमें ब्राजील भी है, अमेरिका का भी देश। अब उसमें अगर ये लोगों का लाभ है और इसको इस लायक समझते हैं कि इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाए जाए, चलाए जाए, तो समस्या क्या है? ये सब पश्चिमी देशों के दिलों में खटकता है। ये बात खुल करके उन्होंने कहा था हाउस में। और न्यूयॉर्क में बड़ा कमाल की तमाम चीजें उन्होंने कही है। विदेश मंत्री जो रशिया के थे उनके साथ भी मुलाकात किया, लोवरोव के साथ भी मुलाकात किया। लोवरोव ने यूक्रेन मामले पर और जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है इस पर भी काफी हद तक इसमें चर्चा की खबरें आ रही हैं। हालांकि ये द्विपक्षीय सहयोग पर मामला था, लेकिन जब बैठक होती है तो क्षेत्रीय मुद्दे भी उठ करके आते हैं। निश्चित रूप से वो सब बातें भी हुई है। प्रधानमंत्री जी आप जानते हैं न्यूयॉर्क में थे तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी मुलाकात किए थे, और उन दिनों बहुत सारी मुलाकातें हुई थी। ब्रिक्स की शिखर समिट होने वाली है, उसकी तैयारी के सिलसिले में भी बातें हुई थी। बहुत सारी बातें उस मीटिंग में और मीटिंग के बाहर भी हुई थी। कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ इन लोगों की बातें हुई थी। एक मैं अंत में आता हूं कि आखिर जयशंकर जी का ये जो प्रभाव है, ये जो वाक्पटुता है, ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये जो उनको पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार की जो छवि निखर करके आती है, ऐसा पूरी दुनिया में किसी देश के पास फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, कोई डिप्लोमेट्स नहीं उनके बराबर। ये आती कहां से है, इसके पीछे का राज क्या है, हम थोड़ा सा खोलने की कोशिश करते हैं। देखिए वो 2015 से 2018 तक वे फॉरेन सेक्रेटरी रहे हैं, वो बहुत उनके पास एक्सपीरियंस है। और वैसे तो वो आईएफएस रहे हैं, विदेश सेवा में उन्होंने क्वालिफाई किया था 1977 में, उन्होंने आईएफएस क्वालिफाई किया था, और लगभग 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है उनका एज ए डिप्लोमेट्स। इतना एक्सपीरियंस कि उन्होंने अपने करियर के दौरान भारत के ओर से विदेशों में कई देशों में अपनी सेवाएं दी है। उनकी क्षमताओं पर कोई संदेह कर ही नहीं सकता है। सिंगापुर की बात हो, वो 2007 से 9 तक वो सिंगापुर के भी हाई कमिश्नर रहे हैं। चेक गणराज्य में 2001 से 2004 तक चेक गणराज्य में भी वो उन्होंने काम किया। 2009 से 2013 तक चाइना में भी उन्होंने काम किया। चाइना के बारे में भी बहुत अच्छा गहन नॉलेज है उनको अंदर तक की सारी बातें पता है। अमेरिका में 2014 से 15 तक अमेरिका के एम्बेसडर थे वो। उन्होंने कई तरह के कई देशों में काम किया, हाई कमिश्नर के रूप में भी काम किया, एम्बेसडर के रूप में काम किया। एक सक्सेसफुल डिप्लोमेट्स क्या होता है, उन्होंने पूरे जीवन में एक्सपीरियंस लिया हुआ है। विदेश मंत्रालय में बहुत लंबे कार्यकाल तक उन्होंने काम किया भारत के फॉरेन मिनिस्ट्री में। और जो न्यूक्लियर एनर्जी डिपार्टमेंट है, परमाणु ऊर्जा आयोग है, उसमें भी वो प्रधानमंत्री के कार्यालय में उन्होंने अधिकारियों के साथ
मिलकर के काम किया है। और अगर आप जानते हो कि जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुई थी, भारत अमेरिका का सैन्य परमाणु करार हुआ था मनमोहन सिंह की सरकार में, उस डील को फाइनलाइज करने में जो लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे थे उसमें एक नाम एस जयशंकर जी का भी था, और इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी उस समझौते को कराने में, उस डील को फाइनल कराने में। और एस जयशंकर के अगर आप देखें उनके व्यक्तिगत चीजों में मैं बहुत जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन उनकी जो स्कूली शिक्षा ही शुरू होती है वो एयरफोर्स स्कूल दिल्ली और बंगलौर से उन्होंने शुरू होते हैं, वो मिलिट्री स्कूल से उनकी एजुकेशन शुरू होती है, और जेएनयू से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उन्होंने बाकायदा इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी किया हुआ है। और इंटरनेशनल रिलेशन में जो पीएचडी कर रहा है, जिसने आईएफएस के एग्जाम में टॉप किया हो, जिसने मिलिट्री स्कूल से अपनी शुरुआत किया हो, और न्यूक्लियर डिप्लोमेसी में जिसने विशेषता उनके जो कंटेंट था, उनका जो सिनाप्सिस थी, उनका जो रिसर्च का टॉपिक था वो न्यूक्लियर डिप्लोमेसी थी। आप अंदाजा लगाइए, ये विशेषज्ञता उनकी है। 2007 से 2009 तक उन्होंने सिंगापुर में बहुत बेहतरीन काम किया, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है हायर कमिश्नर के रूप में। चीन में जो लंबे समय तक उन्होंने काम किया, अमेरिका में जो उन्होंने काम किया, ये जो एक्सपीरियंस है उनके साथ, ये बोलता है। और जयशंकर जी जब फॉरेन सेक्रेटरी थे तो भी वो एक अलग प्रकार से उनके कार्यकाल में चीजें देखने को मिलती है। अब देखिए, एक व्यक्ति, एक डिप्लोमेट्स, अधिकारी तो अधिकारी होता है, नौकरशाह तो नौकरशाह है। विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री के कार्यालय में उनकी नियुक्ति हुई, आज वो विदेश मंत्री हैं। उन्होंने अपनी काबिलियत से कैबिनेट मिनिस्टर का पद लिया है, किसी चापलूसी से नहीं किया, कोई लीडरशिप का, नेतृत्व का बैकग्राउंड नहीं था, उनके परिवार में कोई नेता नहीं था, किसी पार्टी से नहीं जुड़े थे, लेकिन आज जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपनी काबिलियत से हैं। और 5 जुलाई से जब 2019 में उन्होंने पहली बार राज्यसभा गए, तब से लेकर के राज्यसभा भी है, और उसके बाद दूसरा कार्यकाल एज ए फॉरेन मिनिस्टर भी कर रहा है। मैं समझता हूँ शायद ही दुनिया में किसी देश के पास इतना योग्य, इतना काबिल फॉरेन मिनिस्टर होगा। द ग्रेट डिप्लोमेट्स एंड ग्रेटेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ वर्ल्ड, अगर मैं बात करूं तो एक नाम निकल के आता है, वो है एस जयशंकर। यहीं पर आज हम इस टॉपिक को विराम देते हैं। कल फिर किसी नए टॉपिक पर, कई नए एपिसोड पर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हम लोगों को, हमारी टीम को सपोर्ट करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।